तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस कोरोना के महामारी लॉकडाउन में आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग की तैयारी भी चरम सीमा पर होगी। आज यह प्रकाश के प्रवर्तन अर्थात फिजिक्स के पहले चैप्टर का अंतिम वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग एक टारगेट फिक्स किए थे, टारगेट फिक्स इन 30 डेज, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले इस सीरीज में 6 वीडियो और आ चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वह 6 वीडियो अगर नहीं देखे हुए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो 6 वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपका समझ इस वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा हो जाए और आपको एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। इस चैप्टर से एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर मतलब ऑप्टिक्स से आपका अच्छा खासा चैप्टर पूछा जाता है। ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपके बुक में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और मानव नेत्र। देखिए, इन तीनों चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट हैं। क्या बोले, इस तीनों चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट है। सो आप लोग इसको एक भी वीडियो को स्किप कीजिएगा और शायद आपको समझने में दिक्कत हो गई होगी। चलिए, यदि आप वीडियो को देखे हुए हैं तो आगे वीडियो को बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपका अपने चैनल द लाइफ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, नहीं होता है। हमने दोनों दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब को बनाकर आपको प्राकृतिक लिखना भी सिखाया था मैंने। चलिए देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव खूब सारा पूछा जाता है कि दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम दर्पण को लेते हैं। मुख्य रूप से हम लोग तीनों दर्पण के बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के दोनों दर्पण, यानी समतल दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एवं कॉनकैव मिरर। उन दोनों दर्पण के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। जैसे देखिए, दर्पण का उपयोग यानी यूज ऑफ मिरर पढ़ना हम लोगों को। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग समतल दर्पण का उपयोग। क्या पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण का उपयोग। सबसे पहले आपको जब समतल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि समतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से जो करते हैं आपको चेहरे देखने के लिए। क्या बोल रहे हैं कि मुख्य रूप से किसमें करते हैं? तो चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या देखने के लिए? तो चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कुछ प्रकाशीय यंत्रों में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले? कुछ प्रकाशीय यंत्रों में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, अब हम आगे बात करेंगे आपके किसके बारे में? तो अवतल दर्पण के प्रयोग के बारे में, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग कैसे होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किसमें होता है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि इससे क्वेश्चन खूब सारा पूछता है और बच्चे लोग इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे देखिए, अभी बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण। याद रखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हुआ होगा, धंसा हुआ होगा, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका उपयोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हजामती दर्पण यानी दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए या सैलून वगैरह में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं उसे क्यों दर्पण होता है? तो वह अवतल दर्पण होता है, यानी उसका परावर्तक सतह क्या रहता है? तो धंसा हुआ रहता है। कोई दिक्कत है? या इसीलिए आपको अवतल दर्पण को क्या दर्पण, तो हजामती दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका सर्च लाइट। क्यों लाइट? सर्च लाइट मोटर कार की हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में। आपने सर्च लाइट वगैरह देखी हुई है? देखिए, मूवी वगैरह में जो लाइट वगैरह से क्या पुलिस लोग रखता है या जो आर्मी वगैरह लोग लाइट का यूज करता है, उसके परावर्तक सतह जाएंगे देखिएगा ऐसे रहता है, धंसा हुआ रहेगा ना। ये किसका बना रहता है? तो यह अवतल दर्पण का बना रहता है, यानी अवतल दर्पण उपयोग क्या होता है? सिर्फ होता है वो अवतल दर्पण का वह काम करता है। या आपके घर में अगर मोटरसाइकिल होगा या आपके घर में कार वगैरह होगा तो जिसका वो हेडलाइट होगा ना, उसके पीछे देखिएगा चमकीला तरह का होगा, वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह अवतल दर्पण का काम करता है। कोई दिक्कत है? देखिए, अब बात है डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग क्या करते हैं। आप कभी अपना कान, नाक, आंख, गला वगैरह दिखाने गए हैं तो देखिएगा वह हाथ में एक लेंस लेकर उसको देखता है, एक दर्पण लेकर उसको देखता है। तो वह दर्पण कौन सा होता है? तो वह दर्पण आपको अवतल दर्पण होता है। देखिएगा, आपके सर पर भी एक जैसे बल्ब लगाकर देखता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें आपको अवतल दर्पण लगा रहता है। दूसरा है आपको सौर कुकर। सोलर कुकर में, कौन से कुकर में? देखिए,
सौर कुकर में या सौर कुकर हो या सौर भट्टी हो, इस सब में किसका उपयोग करते हैं? तो आपका अवतल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग किसके उपयोग में? तो उत्तल दर्पण का उपयोग में। तो रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाड़ी के पीछे यानी साइड मिरर के रूप में, जो साइड में गाड़ी रहता है ना, उसके रूप में क्या करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। माफ कीजिएगा, साइड मिरर के रूप में आपका किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद यानी पश्च दर्पण, यानी पीछे देखने देखिएगा, जो आप गाड़ी में बैठिएगा तो गाड़ी के फर्स्ट केबिन में ही सामने एक दर्पण लगा रहता है पतला सा, जिससे पीछे दिखाई देता है। वो कौन सा दर्पण होता है? तो वह भी आपका उत्तल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है दर्पण का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्या बात करें? दर्पण का आवर्धन की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात रखिएगा कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो वस्तु की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। क्या बोल रहे हैं? कि वस्तु की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी और प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसका भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो वही दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? दर्पण के आवर्धन कहते हैं। यानी किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं और आवर्धन बड़ा फॉर्मूला होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई। अब बात करते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी यानी साइन कन्वेंशन की। क्या बोल रहे हैं? चिन्ह प्रॉपर्टी यानी साइन कन्वेंशन की। तो सीधी बात याद रखिएगा, सबसे पहला आपको हम बताए होंगे जब ध्रुव पढ़ाएंगे कि दर्पण में सारी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो कहां से? तो ध्रुव से। आपको ऑब्जेक्टिव डेट पूछ दी जाएगी कि दर्पण में सारी दूरियां कहां से मापी जाएगी? तो दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा याद रखिएगा कि जब भी दर्पण में कहां पे? दर्पण में वस्तु रखा जाएगा तो दर्पण की किधर रखा जाएगा? तो बाईं ओर। यानी यह दर्पण हुआ तो इधर बाईं ओर रखेंगे। किधर रखेंगे? तो बाईं ओर रखेंगे। याद रखिएगा, कभी भी वस्तु को दर्पण में रखेंगे तो कहां रखेंगे? तो बाईं ओर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? तो धनात्मक एवं विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या बोल रहे हैं? कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक एवं उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक एवं नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए हम समझ रहे हैं, अगर ये आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो अभी हम लोग उसको फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं बात किया था आप लोगों से न्यूमेरिकल बनवाने का, तो न्यूमेरिकल आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप लोगों को न्यूमेरिकल क्लास चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल क्लास भी लगा दिया जाएगा। एक दो क्लास में न्यूमेरिकल भी कवर कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोग को 10th क्लास बिहार में न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। अगर आपको न्यूमेरिकल क्लास पर्सनली चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल क्लास दिया जाएगा। उसके लिए आप कमेंट कीजिए। आपका कमेंट पहुंचता है तो आपको उस लायक पहुंचता है तो आपको न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं फिगर पे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात किया था कि चिन्ह प्रॉपर्टी को आप लोगों को डायग्राम यानी फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए आप लोग कभी मैथ में चतुर्थांश, क्या बोल रहे हैं? चतुर्थांश के बारे में पढ़ा होगा। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैक्स, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। सिमिलरली क्या बोले हैं कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स डैक्स, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैक्स। देखिए एक्स एक्सिस वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ये वाला आपका निगेटिव। सिमिलरली इसी बेस पर हम समझ लेंगे। देखिए कोई किरण आएगा इससे, सपोज करिए कि यह आपका यदि दर्पण है, क्या है आपका यह दर्पण है, तो सपोज किए कोई किरण इस दर्पण पे आएगा तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। उसके आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? तो ऋणात्मक होगी। उसके बाद देखिए प्रधान अक्ष के ऊपर, कहाँ? ऊपर मापी गई दूरियां कैसी होगी? तो धनात्मक एवं नीचे मापी गई दूरियां कैसी होगी? ऋणात्मक। मैंने क्या क्या बोला? देखिए आपको आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत? देखिए न्यूमेरिकल बनाए मुख्य रूप से यह सारणी आपको बढ़िया से याद रखना होगा। याद रखना, देखिए क्या क्या होता है आपका अवतल दर्पण में वस्तु दूरी। याद रखिएगा एक बात कि जो वस्तु दूरी होता है, क्या बोले? वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। और बात है कि वस्तु दूरी किसे कहते हैं? सिंपल सी बात कि आपका ध्रुव, कोई भी दूरी कहाँ मापेंगे? तो ध्रुव से मापेंगे। तो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो वस्तु दूरी कहते हैं। और इसे
यू से सूचित करते हैं और यह हमेशा आपका लेंस हो या दर्पण हो हमेशा कैसा होगा, तो हमेशा यह ऋणात्मक होगा। इसलिए वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में भी वस्तु दूरी क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। चलिए प्रतिबिंब दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी कैसे कहेंगे आप, तो सिंपल सी बात, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित करते हैं। देखिए बात है, आपका प्रतिबिंब दूरी किसमें, अवतल में ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है। ऋणात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, धनात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। उसके बाद फोकस दूरी आपका अवतल में क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या आपका अवतल में क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। सिमिलरली देख लेते हैं उत्तल दर्पण में आपका वस्तु दूरी ऋणात्मक, आपको बताना है कि वस्तु दूरी हमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए भी यानी प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, धनात्मक। देखिए एफ आपका क्या होती है, धनात्मक। आर क्या होती है, तो धनात्मक। अभी आपको इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझा देना, थोड़ी देर वेट कीजिए। देखिए आवर्धन जब आपका ऋणात्मक प्राप्त होगा तब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और आवर्धन जब आपका धनात्मक प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक होगा। देखिए आपको बोले कि इस डाटा को हम आपको फिगर की तरह समझा देंगे, फिगर समझ लीजिएगा तो अच्छी तरीके से याद रहेगा। ठीक, देखिए समझ लेते हैं फिगर से। याद रखिएगा साइन कॉम्बिनेशन में कि आपको क्या क्या याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है एवं आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत? देखिए उसके बाद बोले हैं आपका आपतित किरण की ऊपर मापी गई प्रधान अक्ष की ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक एवं नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। ये क्या होता है आपका सी, पी एफ एवं सी। आपको पता होगा कहाँ से कहाँ तक, तो पोल से यानी पोल से कहाँ तक एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल से आपकी सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए आपका पोल से आपको फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल से आपका वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम, यह कौन सा दर्पण है, तो प्रतिशत धसा हुआ है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल यह कौन सा हो जाएगा, तो उत्तल होगा भैया। क्या बोल रहे हैं कि यह हो जाएगा आपका अवतल, यह हो जाएगा आपका उत्तल। तो बोलिए पहले वस्तु दूरी, तो बोले हैं कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कभी भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के सामने बनता है, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। तो P से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो ऐसी दूरी किसी, देखिए इधर नापेंगे ना, यहाँ से नापेंगे तो इधर नापेंगे, तो आपतित किरण इस तरह आएगी ना भाई, किस तरह आएगी, तो इस तरह आएगी आपतित किरण। तो इसकी दूरी क्या है, विपरीत माप रहे हैं। कैसे माप रहे हैं, विपरीत। इसलिए क्या होगी आपकी प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। उसके बाद जब यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है तो इससे इधर मापेंगे तो आपतित किरण की दिशा इसलिए इधर है, इसलिए क्या होगा, यह धनात्मक होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब बात है फोकस दूरी को। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी मापने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो देखिए यह आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, तो यह आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन को। उसके वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। देखिए आपकी पोल से लेकर केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये भी दूरी मापेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा। आते हैं आपको उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका आपतित किरण यह होगा, ठीक। ये कोई भी दूरी मापने के लिए हम फोकस मापेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे, तो आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए एफ का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखिए आपका यह दूरी मापेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे, इस तरह मापेंगे तो आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए आपका वक्रता त्रिज्या भी आपकी धनात्मक होती है। उसके बाद है बात वस्तु दूरी, तो हमें ऋणात्मक होगा। अब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कहीं बनता है तो आपका यहाँ बनेगा, तो इसे मापने के लिए इधर से मापेंगे तो भी क्या है, आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए भी क्या होगा आपका, तो आपका धनात्मक होगा। कोई दिक्कत है भैया तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक। बाद में आपको परेशानी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम को बड़ा बनाने से वो कैंसर का रूप ले लेता है भैया। सो आपको जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में
पूछ लीजिए, या हमको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को पूछिए, आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक, हमारे पूरे टीचर टीम के द्वारा, मेरा ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि पूरे टीचर टीम के द्वारा आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको जरूर सोल्यूशन उसका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो में लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा, उसके लिए देखिए कोई बात नहीं है। आते हैं लास्ट टॉपिक क्या है आपका, दर्पण सूत्र। क्या बोल हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या बोले हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको इस पूरे चैप्टर में, यानी इस पूरे चैप्टर में हमको मिला 2-3 चीजें, पूरे लेसन में मिला 2-3 फॉर्मूला। एक आपका दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां आपका जो v होता है प्रतिबिंब दूरी, u होता है वस्तु दूरी और f होता है फोकस दूरी। ठीक, देखिए उसका हम लोग को मिला आपको f बराबर r/2, एक फॉर्मूला मिला, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या की आधी होती है। और एक और फॉर्मूला मिला था हम लोग को कि m बराबर h'/h, या इसके बराबर माइनस u/v भी होता है। क्या बोले हैं कि माइनस u/v भी होता है। माइनस क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस u/v भी होता है। ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे। अब बात है कि दर्पण सूत्र किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब दूरी, इसको वस्तु दूरी, इसको फोकस दूरी। ठीक, तो दर्पण में प्रतिबिंब दूरी एवं वस्तु दूरी तथा फोकस दूरी के बीच स्थापित संबंध को किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो दर्पण सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए आज का वीडियो, आज का लेसन प्रकाश का परिवर्तन यहाँ पे खत्म होता है। आपके मन में जरूर जिज्ञासा है, क्वेश्चन जग रही है कि भैया कि यहाँ पे आप इसको प्रूव नहीं करवाए कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है, a बराबर r/2 कैसे होता है, m बराबर h'/h इक्वल टू माइनस u/v हम काहे लिख दिए हैं। देखिए बात है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो आपको जब ताज़ा पढ़ रहिएगा ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसीलिए आपको ये एग्जाम टाइम यानी दिसंबर मंथ में आपको ये मैं प्रूव करवा दूंगा और इस प्लेलिस्ट में जुड़वा दूंगा। आपको पर्सनली हॉट क्वेश्चन यानी हिट क्वेश्चन जो होगा बिहार बोर्ड के स्पेशल 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस के तीनों सेक्टर का, उसको मैं अपने से कराऊंगा आपको तीनों सेक्टर का कंप्लीट। जो अच्छा क्वेश्चन यानी बीएम बोर्ड में क्वेश्चन को अपने से कराऊंगा। तो जो डेरिवेशन बचा 3 का वह मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए आज यह सीरीज नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, यह सीरीज नहीं, आपका आज यह चैप्टर खत्म हुआ। यह सीरीज अभी 30 दिनों का सीरीज हम लोग टारगेट लिए हुए हैं। 30 दिनों में हम लोग इस फिजिक्स को पूरा खत्म ही करेंगे। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको जहां डाउट हो रहा वहां पर मैं आपको ज़्यादा डाउट होगा तो फिर से एक वीडियो बनाकर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को या इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और इस कोरोना के महामारी में हमारे टीचर टीम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट आप 10th क्लास की तैयारी अच्छा से अच्छा कर सके। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।